हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो आज हम सॉल्व कर रहे हैं इन दिस सेशन ईयर 2016 के एनईटी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चंस करेंगे जिनके काफी लंबे कैलकुलेशंस है वो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, जिससे हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। चलो अब स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसमें पूछा है द नेट चार्ज ऑन फॉलोइंग पेप्टाइड एट pH 7 इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जब इस तरीके से नेट चार्ज पूछता है तो आपको यहाँ पे लगा लेना है प्रोटोनेटेड फॉर्म में अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे लगा लेना है सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको इनिशियली सब क्या रखना है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पे एक ट्राइप्रोटिक आपका एस्पार्टेट है जिसके पास में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक आपके पास में लाइसिन है जिसके पास में अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अभी अगर मैं लो टू लो पीएच पे देखूं, एकदम लो मतलब आप मान लो 1 या 2 पे, 1 पे देख रही हूँ, 2 पे देख रही हूँ, तो राइट नाउ चार्ज इज 2 प्लस का 2 है। ठीक है, बट जैसे ही हम क्या करेंगे, pH 7 पे चले जाएंगे तो बच्चों pH 3 to 4 के बीच में है ना, pH 3 to 4 के बीच में क्या होते हैं, ये मोस्टली आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये डीप्रोटोनेट हो जाते हैं। अगर आपको पीके वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पीके वैल्यूज याद रखनी है। किसकी, एस्पार्टेट की, एस्पार्टिक एसिड की, ग्लूटामिक एसिड की, है ना, लाइसिन की, आर्जिनिन की, हिस्टिडीन की, इनकी पीके वैल्यूज आपको याद रखनी है कुछ, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आता है वो यूजुअली इन 5-6 अमाइनो एसिड के में से ही आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे ये चला जाएगा हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा pH 7 पे, क्योंकि pH 7 तो 3/4 से ज्यादा ही है ना, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज हो गया है, जो नेट चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप लोग को इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑल राइट, चलो अगला क्वेश्चन है, अ 152 नैनोमीटर लॉन्ग वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल विल कंटेन हाउ मेनी टर्न्स। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें पूरा डीएनए का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, आपको जो है ना पूरा डीएनए का जो है ना यहाँ पर ऐसा लेंथ दिया हुआ है ना, इन्होंने बोला कि ये जो है लेट्स से कि पूरा 152 नैनोमीटर का है। तो अगर मुझे पता है कि जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है उसके अंदर ये जो एक पिच है, एक हेलिकल टर्न जो है, एक पिच की लेंथ कितनी है, एक हेलिकल टर्न की लेंथ कितनी होती है, अगर मुझे ये पता है तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नैनोमीटर में हमसे पूछा गया है, तो एक जो पिच की लेंथ होती है, जो एक पिच की लेंथ होती है वो कितनी होती है, एक पिच की लेंथ होती है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए 152 डिवाइडेड बाय 3.4 नैनोमीटर कर देंगे, तो यू विल गेट 44 टर्न्स। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44। क्लियर है सभी को? तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आपको ये बेसिक बच्चों जो पैरामीटर्स होते हैं ना, बेसिक जो डबल हेलिकल मॉडल हो गया, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट के एक जो अमाइनो एसिड की वजह से कितना राइज हो रहा है, यहाँ पे एक बेस पेयर की वजह से कितना राइज हो रहा है लेंथ में, ये बेसिक चीजें ना हमें याद रखनी पड़ेंगी जिससे कि एग्जाम में हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने बोला है अ पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर अ जीन विद ओनली 2 alleles, A capital A and small a. If the gene frequency of the capital A is 0.7 and genotype frequency हमसे heterozygous की पूछी है, तो यहाँ पे बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं अलील की फ्रीक्वेंसी निकालने का, P plus Q is equals to 1। P जो होता है वो क्या होता है, एक डोमिनेंट अलील ले लो, Q जो हो गया वो आपका रेसेसिव अलील हो गया, ये अलील की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। वहीं पे अगर हमसे जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं P square is for the homozygous dominant, है ना, homozygous dominant। ठीक है, Q square is for the homozygous recessive। ठीक है, and this is for the heterozygous, right? तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें किसकी दी है, A की वैल्यू दी है, मतलब आपको P की वैल्यू दी गई है 0.7, है ना, तो Q की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से 1 -
पी करके, तो 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। मेरे पास पी की भी वैल्यू है आ गई और क्यू की भी वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछा है जीनोटाइप, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हम 2pq करके निकालते हैं, 2 इंटू 0.7 पी की वैल्यू, 0.3 क्यू की वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? इट विल बी 0.42। तो आपका आंसर 0.42 हो जाएगा। अगर परसेंटेज में आपसे पूछता तो आप 42% करते, अभी आपसे इसने फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप 0.42 आंसर कर देंगे। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अ रिसेप्टर बाइंड्स टू इट्स लिगेंड। रिसेप्टर जो है ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो फ्रैक्शनल ऑक्यूपाइड जो हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसको हम हिल्स इक्वेशन में भी पढ़ते हैं, वही वाला है ये। ठीक है, रिसेप्टर बाइंड टू इट लिगेंड विद द डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड ऑक्यूपाई रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई 10% वुड बी 10 टू द पावर माइनस x। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिगेंड डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड। तो ये 10% आने के लिए कितना लिगेंड चाहिए हमें ये निकालना है। तो लिगेंड हमें ऑलरेडी दिया गया है 10% है, सॉरी जो फ्रैक्शनल जो है वो ऑक्यूपाई करा हुआ है 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय 100.1 हो गया है। हमें सिर्फ अब ये वैल्यू उसको फॉर्मूला में डालना है। ठीक है, तो हमने इसको फॉर्मूला में डाला, 0.1 इज इक्वल टू L 10 टू द पावर माइनस 8, हमें kd की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो हमने डाल दी है। अब हम वी विल सॉल्व फॉर L फॉर लिगेंड। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास में आएगा 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो हमसे x की वैल्यू पूछिए, तो x ऐसे ही आ रहा है 10 टू द पावर माइनस x, तो ये x कितना आ गया आपके पास में? 9 आ गया है, राइट। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एन एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ दिस मच सबस्ट्रेट। तो ये आपको सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दे दी है इनटू द प्रोडक्ट एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये आपको V0 की वैल्यू गिवन है, Km की वैल्यू आपको ये रही, Km की वैल्यू आपसे Vmax पूछा है। कुछ नहीं, आपको जो ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन है इसके अंदर सारी वैल्यूज को डालना है। मैंने डाल दिया है यहाँ पे सारी वैल्यूज को। V की वैल्यू 20 है, Vmax निकालना है, S की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 है। इसको सिर्फ सॉल्व किया, आपका आंसर जो है वो 30 आ जाएगा। आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखेंगे इन आपका 2 मार्क वाला है। द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन इज सीक्वेंशियली ट्रीटेड विद डायथायोट्रिटॉल, साइनोजिन ब्रोमाइड एंड ट्रिप्सिन। डायथायोट्रिटॉल जो होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो सिस्टीन और सिस्टीन रेसिड्यू के बीच में जो ये आपके सल्फाइड्रल ग्रुप होते हैं, इनके बीच में जब डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाती है, इस तरीके से जब डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाती है उसको ब्रेक करने का काम होता है डायथायोथ्रिटॉल का। ठीक है, साइनोजिन ब्रोमाइड जो होता है वो मेथियोनिन को क्लीव करता है एट द सी टर्मिनल एंड जो ट्रिप्सिन होता है वो आर्जिनिन और लाइसिन को क्लीव करेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये रहा आपका एक लाइसिन रेसिड्यू, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन क्लीव करेगा। ये रहा आपका मेथियोनिन रेसिड्यू, तो यहाँ पे आपका जो होगा साइनोजिन ब्रोमाइड क्लीव करेगा। फिर यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो क्लीव करना चाहिए, तो देखो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, बट ये जो है दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये डायथायोथ्रिटॉल विल नॉट बी एबल टू क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो ये प्रोलीन और मेथियोनिन के बाद में यहाँ पे क्लीवेज होगी। देन अगेन एक आर्जिनिन प्रेजेंट है, क्लीवेज यहाँ पे होंगी, तो 4 जगह क्लीवेज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एंड यहाँ पे मैंने जो है क्लीविंग एंजाइम एंड उनका फंक्शन जो है आप लोग के लिए ऐड कर दिया है। डायथायोथ्रिटॉल मैंने आपको बताया है, साइनोजिन ब्रोमाइड कहाँ क्लीव करा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, एस्पार्टिक, प्रोटीएज, कार्बोक्सी पेप्टिडेसेस। सो आपको यहाँ पे जो है इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ज्यादातर इन पे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इन 4 पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो ये आपको
याद रखने हैं। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन मेज द जीन्स फॉर द कलर्ड सीड एंड द राउंड सीड डोमिनेंट है, कलर्ड और राउंड डोमिनेंट है ओवर द कलरलेस एंड श्रंकन सीड्स। ठीक है, सो प्योर ब्रीडिंग आपने लिए हैं, डबल डोमिनेंट वेराइटी वर क्रॉस्ड विद द डबल रेसेसिव। तो मतलब कि कलर्ड एंड राउंड वाले जो सीड्स थे उन्होंने क्रॉस किया कलरलेस एंड श्रंकन से। ठीक है, तो कलर्ड एंड राउंड एंड कलरलेस एंड श्रंकन ये हो गए पेरेंट्स, एंड कलर्ड एंड श्रंकन एंड कलरलेस एंड राउंड ये हो गए रिकॉम्बिनेंट्स। तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गए। इसने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जो कलर का जीन है और जो शेप का जीन है, राउंड रिंकल जो भी है, उसका जो जीन है इनके बीच में जो है डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑफ सीड कलर एंड सीड शेप, सेंटीमॉर्गन में आपसे पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे, रिकॉम्बिनेंट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनीज इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे सेंटीमॉर्गन में पूछा है। अगर आपसे वो सेंटीमॉर्गन में पूछे या मैप यूनिट में पूछे या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो आपको इनटू 100 करना है। अगर वो आपसे सिर्फ मॉर्गन में आंसर पूछ रहा है तो आपको इनटू 100 नहीं करना है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हो गए 24। टोटल आपके कितने प्रोजेनीज आए यहाँ पे 800 इंटू 100 क्या 3 सेंटीमॉर्गन आपका आंसर आ गया है। राइट, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। एंड आपको ये भी याद रखना है कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो 50% से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन है वो आपसे 70% बोले दैट इज रॉन्ग, कैन मैक्सिमम बी 50% ओनली। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कल्चर ऑफ 10 to the power 6 बैक्टीरिया विद द डबलिंग टाइम ऑफ 60 मिनट है is grown in a nutrient medium at 37 degree centigrade. Considering that the nutrients are unlimited, the number of bacteria at the end of 10 hour would be. ओके, सो यहाँ पे आप पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, जनरेशन टाइम वाला इज इक्वल टू टी बाय एन। ठीक है, टोटल टाइम है नंबर ऑफ जनरेशन, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ जनरेशन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ जनरेशन आ गई हमारी 10। अब इसको हम दूसरे फॉर्मूला में लगाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला में आपने एन नॉट जो है आपको दिया गया है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स 10 to the power 6, आपने यहाँ पे 10 to the power 6 लिखा, 2 इंटू नंबर ऑफ जनरेशन अभी अभी हमने निकाले वो लिखा, सॉल्व किया तो आपका आंसर आया है 1024 इंटू 10 to the power 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 10 to the power 6 ऑलरेडी गिवन है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है 1024। सो योर आंसर इज 1024। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ये फॉर्मूलाज जो मैं बताती जा रही हूँ ना, इनको एक जगह आप लोग नोट करते जाओ, जैसे कि एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इनको गो थ्रू कर लो, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, एनईटी जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज से आते हैं घूम फिर के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था आप ये थोड़ा सा चीजों को ना याद करके रखो, पैरामीटर्स जो मतलब इनकी वैल्यूज है, पिच लेंथ हो गया, नंबर ऑफ जो लाइक अमाइनो एसिड्स हो गए या नंबर ऑफ बेस पेयर हो गए, पर टर्न कितने होते हैं, ये याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, अब इसने बोला अ 50 अमाइनो एसिड स्ट्रेच ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है इट अडेप्ट्स एन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, एक्सटेंड हो गया है वो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक ट्रू अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, 24 रेसिड्यू अल्फा हेलिक्स बना रहे, 26 रेसिड्यू बीटा स्ट्रैंड बना रहे। तो इसमें आपसे टोटल लेंथ पूछी है नैनोमीटर में। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक अमाइनो एसिड की वजह से लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो अल्फा हेलिक्स में 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है एंड बीटा शीट में 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रेसिड्यूज से, तो अल्फा हेलिक्स की लेंथ एंगस्ट्रॉम में इतनी होगी और आपका बीटा शीट की इतनी होगी। टोटल आपके पास में आ गई 127 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो अब इसको आप नैनोमीटर में कर लो, आपका आंसर 12.7 नैनोमीटर आ गया है। सो आई होप दिस इज clear to all of you, right? So this is it. Yes, this is it. These are all the PYQs of year 2016 IT Jam Biotechnology, right? So I hope आप लोगों को कुछ जो doubts आ रहे होंगे questions में, numerical में, MSQs में, वो आपके clear हुए होंगे। And if you want more such sessions, please do like, share and comment, क्योंकि इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप लोग support करेंगे उतना ज़्यादा हमारा भी मन करेगा मेहनत करने का और हम और ज़्यादा आप लोग के videos लेकर आएंगे। ठीक है, so thank you so much everyone. Good luck. Take care. Thank you.